नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 42वां दिन है। कांग्रेस की पदयात्रा इस समय आंध्र प्रदेश में मौजूद है और आज बुधवार यानी 19 अक्टूबर को यात्रा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में छगी गांव से शुरू की गई, जो कि शाम के समय कुर्नूल के बनवासी गांव में रुकेगी। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई ये पदयात्रा कुल 12 राज्यों से होते हुए 3570 किलोमीटर की दूरी तय कर जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अपने दिवंगत पिता राजीव गांधी के तमिलनाडु स्मारक का दौरा करके शुरू की थी और राहुल गांधी द्वारा शुरू की जाने वाली इस भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य भारत का निर्माण और एकीकरण करना है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव हुआ था और आज यानी 19 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे और पार्टी को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। बता दें, अध्यक्ष पद की इस रेस में पार्टी के दो दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर एक दूसरे के आमने सामने हैं और आज बुधवार को यह तय हो जाएगा कि कौन होगा अध्यक्ष पद का दावेदार, खड़गे या फिर थरूर। बता दें, चुनाव में कुल 96% वोटिंग हुई थी और वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रही। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपने 46 उम्मीदवारों की लिस्ट को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए सार्वजनिक कर दिया है। इस लिस्ट में पार्टी के कई कद्दावर नेताओं के नाम शामिल हैं, जैसे आशा कुमारी को डलहाउस से उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि पंजाब में कांग्रेस की प्रभारी रह चुकी हैं। वहीं इस लिस्ट में विक्रमादित्य सिंह का नाम भी शामिल है। विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, विक्रमादित्य हिमाचल के कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। वहीं पार्टी द्वारा चंबा से नीरज नैयर को टिकट दिया गया है, तो नूरपुर से अजय महाजन को टिकट मिला है। नगरोटा से रघुपीर सिंह बाली को टिकट मिला है और फतेहपुर से भवानी सिंह पठानिया मैदान में है, जबकि शाहपुर से केवल सिंह पठानिया को कांग्रेस ने टिकट दिया है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश में वोट 12 नवंबर को डाले जाएंगे और इस चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। साथ ही आयोग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में इस बार भी एक चरण में ही चुनाव होगा और नामांकन भरने की तारीख 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। 29 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। आयोग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए 55 लाख से अधिक वोटर मतदान के पात्र हैं। इस चुनाव में 1.86 लाख लोग पहली बार मतदान करेंगे, जबकि 1.22 लाख लोग 80 से अधिक आयु वर्ग के हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एमसीडी के 250 वार्ड के परिसीमन का काम पूरा हो गया है। अब एमसीडी में कुल 250 वार्ड होंगे, जिनमें से 42 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। इसके लिए केंद्र द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अब जल्द ही चुनाव की तारीख की भी घोषणा की जा सकती है। बता दें, इससे पहले दिल्ली में तीनों नगर निगम मिलाकर कुल सीटों की संख्या 272 थी, लेकिन अब दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड होंगे। 2002 के गुजरात दंगों में बिल्किस बानो के साथ बलात्कार और परिवार की हत्या के मामले में दोषियों की रिहाई के फैसले का केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बचाव किया है। बता दें, गुजरात सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि दोषियों को उनके अच्छे व्यवहार और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद छोड़ा गया है। वहीं एनडीटीवी से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जब सरकार और संबंधित लोगों ने ये फैसला किया है तो मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, क्योंकि यह कानून की एक प्रक्रिया है। मंत्री ने कहा कि जेल में काफी समय बिताने वाले दोषियों के लिए रिहाई के लिए एक प्रावधान है। गुजरात में अपनी पार्टी बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे जोशी ने कहा, कानून के अनुसार यह किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने भी अच्छे व्यवहार का हवाला दिया। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हार्दिक पटेल ने भी दोषियों की रिहाई का समर्थन किया है। हार्दिक पटेल ने कहा कि राज्य सरकार के पास अच्छे व्यवहार के लिए कैदियों को रिहा करने का अधिकार है। मेरा मानना है कि इसे जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। बेशक कोई भी अपराधी अपने कामों के लिए सजा का हकदार है।
कोरोना वायरस महामारी को 2.5 साल हो गया है, लेकिन अब तक भी इसका असर खत्म नहीं हुआ है। जब से कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी है, तब से लेकर अब तक इसका कोई ना कोई नया वेरिएंट और स्ट्रेन लगातार मिलता ही गया है। और अब कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी एक और नया वेरिएंट सामने आया है, जो कि लोगों की परेशानी को बढ़ा सकता है। बता दें, देश में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.5.1.7 और BF.7 सामने आए हैं। भारत में BF.7 सब वेरिएंट के पहले मामले के बारे में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने पता लगाया है। नए वेरिएंट को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट ने सावधानी बरतने को कहा है, क्योंकि चीन में भी कोविड-19 मामलों में आई तेजी का कारण यही BF.7 और BA.5.1.7 वेरिएंट ही बताया गया था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और बेल्जियम में भी इस नए वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। अब इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है, मार्केट में चारों तरफ भीड़ भाड़ का माहौल है। ऐसे में यह आसानी से लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। नया सब वेरिएंट फुल वैक्सीनेट और अच्छी इम्यूनिटी वाले लोगों को भी अपनी चपेट में आसानी से ले सकता है। अगर लापरवाही बढ़ती गई तो भारत में कोविड-19 की अगली लहर आने को नकारा नहीं जा सकता। बता दें, सब वेरिएंट का मुख्य लक्षण है बदन दर्द, और इसके अलावा गले में खराश, थकान और बहती नाक भी सब वेरिएंट के लक्षण हो सकते हैं। जहां एक और भारतीय क्रिकेट टीम T20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, तो वहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI के कई पदों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। बता दें, रोजर बिन्नी को मंगलवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया और IPL के अध्यक्ष पद के लिए भी अरुण धूमल को चुना गया। अब धूमल IPL के नए चेयरमैन होंगे, वह ब्रिजेश पटेल की जगह लेंगे। BCCI ने अपने एक बयान में कहा कि आम सभा ने निवर्तमान पदाधिकारियों, IPL संचालन परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान हुए कामों और प्रयासों की सराहना की। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।